myself Kartik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics। बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 6 मैथमेटिक्स में। चैप्टर नंबर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो अपने चैप्टर नंबर 5 में हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा, डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी के बारे में हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा। उसमें जो डिफरेंशिएशन आता है y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम करते हैं, और ये डिफरेंशिएशन का हम यूज कहां पे कर सकते हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं, तो उसकी एप्लीकेशंस हमें देखनी है ये चैप्टर में। सो ये चैप्टर है डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब उसमें सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हमें ये चैप्टर में पढ़ने हैं और किस तरह से हमारी रेगुलर लाइफ में और आगे जाके मतलब कि इंजीनियरिंग में या बीएससी में आपको काम लगने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी अब रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, तो क्वांटिटी, सबसे पहले क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, लाइक कोई भी, किसी का एरिया हो सकता है, किसी का वॉल्यूम हो सकता है, या फिर रेडियस हो सकती है, या फिर लेंथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। क्वांटिटी मतलब कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जो क्वांटिटी है वो किसी और के रिस्पेक्ट में जब चेंज होगी तो उसका रेट क्या होगा। सो वी कैन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ओके, नाउ तो ये इसके बारे में हम एक्सरसाइज 6.1 में पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ सेकंड इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि जिसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि जिसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जैसे कि हमारे पास इस तरह का अगर हम सोचे कि सपोज की कोई एक फंक्शन हमें दिया हुआ है, तो x की वैल्यू के साथ साथ अगर वो फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, देन ऐसे फंक्शन, जैसे कि इस तरह का कोई फंक्शन हुआ जिसकी वैल्यू x की वैल्यू के साथ इंक्रीज हो रही है, तो ऐसे फंक्शंस को बोला जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और उसके सामने अगर एक दूसरा फंक्शन देखे जिसमें x की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, y की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, उसके सामने फंक्शन की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है, इस तरह का कोई फंक्शन है, ये मैं फंक्शन का कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, तो अगर फंक्शन किसी वैल्यू के रिस्पेक्ट में अगर डिक्रीज हो रहा है, मतलब उसका कर्व डाउन साइड टुवर्ड्स डाउन जा रहा है, देन ये टाइप के फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन बोला जाता है। सो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वो हम विदाउट ड्रॉइंग इट्स ग्राफ हम फाइंड कर सकते हैं विद द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स। डिफरेंशिएशन का यूज करके हम ये सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड टॉपिक जो ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वो है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन हम पढ़ेंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन जब हम पढ़ रहे हैं, तो सपोज कि ये कोई फंक्शन का कर्व है। अब ये कर्व पे कोई भी पॉइंट पे उसको एक ही पॉइंट में से पास होने वाली जो लाइन होती है उसको बोला जाता है टेंजेंट, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर वही पॉइंट पे जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसको बोलते हैं नॉर्मल। So we can find the equations of this line, normal and tangent, from the use of derivatives. ओके, कोई फंक्शन हमें दिया होगा, वो फंक्शन
कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो फंक्शन का कर्व है उस पे दिया हुआ कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा, वो पॉइंट पे हम नॉर्मल एंड टेंजेंट का इक्वेशन ढूंढ पाएंगे। ठीक है, सो ये हम डिफरेंशिएशन का यूज करके ढूंढ सकते हैं। नाउ उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने की। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताऊं आपको, जैसे कि 9 का स्क्वायर रूट हमें पता है इट इज 3, लेकिन अगर हमें ऐसा पूछे कि 10 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अब बोलोगे सर 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, लेकिन वो जो 3 पॉइंट समथिंग होगा वो समथिंग क्या है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू में। और ऐसा जरूरी नहीं है कि स्क्वायर रूट ही आएगा, स्क्वायर रूट के साथ साथ क्यूब रूट आता है, फोर्थ रूट इसका आता है, तो मतलब कोई भी ऐसी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें बता देंगे जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। और ऐसा भी नहीं है कि इंटीजर वैल्यू ही आएगी, डेसिमल में भी वैल्यूज होगी जिसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट हमें फाइंड करना होगा, जैसे कि 25.12 उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो वो विद द यूज हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, वो हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इसका जो मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, या फिर इसको दूसरा बोला जाता है एक्सट्रीम वैल्यूज। अब एक्सट्रीम वैल्यूज, मैक्सिमा, मिनिमा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके ऊपर से बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन कंपलसरी आता है। साथ ही साथ इंजीनियरिंग में भी इसका यूज आता है, सेम टू सेम डिट्टो यही मेथड आपको इंजीनियरिंग में वापस सीखनी होगी। ठीक है, सो ये अभी के लिए भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे जाके इंजीनियरिंग में भी ये हमें काम लगने वाला है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्चुअली होता क्या है, तो सपोज कि कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है, जैसे कि हम एग्जांपल ले कि ये ग्राफ में सपोज कि इस तरह का कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है। अब ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे फाइंड होती है, सपोज कि ये पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, तो यहां पे जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है वो वैल्यू को बोली जाती है उसकी मैक्सिमा या फिर मैक्सिमम वैल्यू। और जिस x की जिस वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, ये पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये वैल्यू को बोली जाती है मैक्सिमम, मतलब की मैक्सिमम वैल्यू। सेम थिंग मिनिमा, सपोज कि इस तरह का फंक्शन है, तो मिनिमम वैल्यू जहां पे फंक्शन की लिस्ट वैल्यू, मतलब कि मिनिमम वैल्यू जहां पे फाइंड हो सकती है वो पॉइंट को मिनिमा, वो पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ मिनिमा, और वो वैल्यू को बोला जाता है पॉइंट मिनिमम वैल्यू या फिर मिनिमा बोला जाता है। ठीक है, सो ये इसकी एप्लीकेशन है। इसके अलावा इसका यूज मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड करने के लिए अपने फिजिक्स में भी डिफरेंशिएशन का यूज किया होगा। जैसे कि कोई आपको क्वांटिटी मिल रही होगी, वो क्वांटिटी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, वो जो आपको क्वांटिटी मिलती है उसका डिफरेंशिएशन करते हो, और वो डिफरेंशिएशन को आप जीरो के साथ इक्वेट करते हो और कुछ वैल्यू निकाल के लाते हो कि ये इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, है ना। वो आप फिजिक्स में पढ़े हुए। तो फिजिक्स में जो रूल यूज होता है कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको उसके डिफरेंशिएशन को जीरो के साथ इक्वेट करना होता है, वो कहां से आता है, दैट बिकम्स फ्रॉम हियर। ठीक है, सो ये सारी एप्लीकेशंस है डिफरेंशिएशन की। इसके अलावा दूसरी एक एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए भी होती है, जो कि फिजिक्स में आता है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन भी हम इसका यूज करके फाइंड कर सकते हैं अगर कोई भी पार्टिकल का हमें इक्वेशन दिया हुआ है, पार्टिकल का कोई फंक्शन दिया हुआ है या फिर उसका कोई इक्वेशन दिया हुआ है, तो वो पार्टिकल की हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज या फिर उसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हम फाइंड कर सकते हैं विद द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, उसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करने का ये सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जेडब्ल्यू के लिए हम एक्स्ट्रा उसको पढ़ेंगे कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हम डिफरेंशिएशन का यूज करके कैसे ढूंढ सकते हैं।
ठीक है। तो एक मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा एक टॉपिक लिख देता हूं कि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन कैसे हम ढूंढ सकते हैं, वो भी हम ढूंढेंगे। ये एक्स्ट्रा रहेगा, एक्स्ट्रा टॉपिक भी हमें पढ़ना है, ये चैप्टर के रिलेटेड ही है इसलिए, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक है जो कि हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सब में कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का यूज होता है। डिफरेंशिएशन की जितने भी मेथड्स है वो सभी मेथड्स का यूज नहीं होगा, बट जो बेसिक्स मेथड है जिसमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है, डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक्स फॉर्मूला है उसकी जरूरत पड़ेगी, तो मतलब आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए आप अगर ये चैप्टर कर रहे हो, ठीक है। सो आगे बढ़ते, फर्स्ट टॉपिक इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पे हम आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। अब आप सबने गांव में वो गेहूं जब निकालते हैं, मतलब कि खेत में से जब गेहूं निकाला जाता है तो उसका एक इस तरह से ढगला किया जाता है, मतलब कि एक जगह से एक वेसल में भर के उसको नीचे आप डालते हैं, तो वो जो शेप बनता है वो किस तरह का बनता है। जैसे कि आपके घर पे भी अगर गेहूं आते हैं, कोई पतीले में भर के उसको एक जगह पे अगर आप डालोगे तो उसका शेप वन टाइप ऑफ कोन जैसा बनेगा। आप समझ सकते हो उसका शेप, जैसे इस तरह का कोई उसका शेप बनता है, ठीक है। इस तरह का इसका कोई शेप बनता है कोन जैसा। अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी क्वांटिटी बढ़ाते ही जाते हैं, मतलब कि गेहूं अगर हम डालते ही जाता है, या अगर मतलब कि व्हीट गेहूं नहीं लेना है, उसकी जगह पे कोई भी आप ले सकते हो, मतलब छोटे छोटे जिसके पार्टिकल्स होते हैं कोई भी आप ऐसा ले सकते हो। जैसे कि मैंने कोई रेत का डल्ला किया है सपोज की, तो यहाँ पे सपोज की मैं इसको अगर डालता जाऊंगा तो होगा क्या, कहीं ना कहीं इसके डायमेंशंस में चेंज आते रहेंगे, इसके डायमेंशंस में कंटिन्यूअसली चेंज आएंगे। अब डायमेंशन मतलब कि कौन जो शेप है वो कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। कौन जो है वो एक तो रेडियस पे डिपेंड करता है और एक उसकी हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेडियस एंड हाइट ये दोनों चीजों पे ये डिपेंड करता है। तो हमें कुछ क्वांटिटी दी होगी कि भाई इसकी रेडियस इतनी इंक्रीज हो रही है, या फिर इसकी हाइट इसकी इतनी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसका रेट हमें उसका वॉल्यूम का फाइंड करने का पूछ सकते हैं, उसके एरिया का फाइंड करने का पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें ये टॉपिक में हमें पढ़नी है, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल है, सपोज कि हमारे पास एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर की एक रेडियस है, स्क्वायर का एरिया हमें पता होता है, सपोज कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है। कोई एक टाइम पे हमें ऐसा दिया हुआ है कि ये पर्टिकुलर टाइम पे t इज इक्वल टू 0 टाइम पे सर्कल की रेडियस सपोज की 10 सेंटीमीटर है। अब सर्कल की रेडियस कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, और सर्कल की रेडियस इंक्रीज होने के साथ साथ इसका एरिया भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। सो एरिया का जो इंक्रीमेंट होता है वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, व्हाट इज द चेंजेबल क्वांटिटी इन दिस शेप, दैट इज द रेडियस। तो अगर रेडियस धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी, तो उसके रिस्पेक्ट में उसका एरिया भी कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा या फिर कम होता जाएगा। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं वो चीज को आप बहुत ही अच्छे से समझो कि जनरली ये इसका जो शेप है या फिर इसका एरिया है या वॉल्यूम है, कोई भी शेप है उसका वॉल्यूम है या एरिया है या कुछ भी क्वांटिटी है, वो मेनली डिपेंड किस पे करती है, दैट वॉल्यूम और एरिया मेनली डिपेंड्स ऑन इट्स फीचर्स, मतलब कि उसकी रेडियस हो सकती है या उसकी हाइट हो सकती है, ठीक है, लेंथ हो सकती है, ब्रीड्थ हो सकती है, जिस तरह का शेप है उसके ऊपर वो डिपेंड हो सकती है, ठीक है। सो उसके रिस्पेक्ट में इसका जो चेंज होता है वो हमें क्वेश्चन में से किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, तो वो चीजें हमें ये टॉपिक में पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे जब भी किसी भी क्वांटिटी का हम रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं, तब हमारे पास दो वैल्यूज दी होती है,
ठीक है। अगर ये टॉपिक हम वैसे मैं डायरेक्ट हम इसके स्टार्ट कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि भाई इसका इस तरह करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा, बहुत ही इजी टॉपिक। लेकिन समझाने का मतलब क्या है, मतलब इसको मैं इतना डीपली इसलिए समझा रहा हूं कि सपोज शायद इसमें से कोई भी थोड़ा सा भी ट्विस्टेड क्वेश्चन इसमें से थोड़ा पूछे तो आपको पता चले कि ये किस तरह से हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, हमें ओनली टेक्स्ट बुक के सम या इलस्ट्रेशन करके ये टॉपिक को खत्म नहीं करना है, इसलिए थोड़ा डीपली हम इसको समझ रहे हैं। ओके, नाउ कोई भी शेप हमें दिया है, उसका रेट ऑफ चेंज अगर हमें फाइंड करना है तो उसके रिस्पेक्ट में कोई भी हमें एक पैरामीटर दिया होता है। अब वो जो पैरामीटर होता है उसके रिस्पेक्ट में ही वो पर्टिकुलर क्वांटिटी चेंज होती है। लाइक यहां पे सर्कल की बात करें तो सर्कल के लिए अगर मैं यहां पे बताऊं तो सर्कल के लिए सर्कल का जो एरिया हमें दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया अगर हम ले रहे हैं तो एरिया इज अ क्वांटिटी, बट दैट क्वांटिटी इज चेंजिंग विद द पैरामीटर रेडियस। ठीक है, सो पैरामीटर क्या है कि जिसके रिस्पेक्ट में क्वांटिटी चेंज हो रही है, जिसके रिस्पेक्ट में क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो यहां पे रेडियस के रिस्पेक्ट में जो क्वांटिटी एरिया है वो चेंज हो रही है, तो उसका हम रेट ढूंढ सकते हैं। तो जब कभी भी आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के बारे में पूछा हो तब आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि कहीं ना कहीं यहां पे कुछ क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर हो रहा है, वही बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, सो कोई भी क्वांटिटी का रेट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स पैरामीटर। अब पैरामीटर जरूरी नहीं है कि जो गिवन क्वांटिटी है उसके मेजरमेंट्स में से ही हो, ठीक है, वो चेंज भी हो सकता है, वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, ये हम इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में समझ सकते हैं। अब इसके ही साथ साथ आपको एक दूसरी चीज ये भी समझनी है कि जरूरी नहीं है कि हर बार ये जो पैरामीटर है वो उसके साथ कोरिलेट ही हो। ध्यान से सुनिएगा इसको, जरूरी नहीं है कि ये जो पैरामीटर है वो पैरामीटर इसके साथ कोरिलेट हो। कोरिलेट होना मतलब कि जैसे कि रेडियस है तो एरिया के साथ, सर्कल के एरिया के साथ रेडियस कोरिलेट हो सकती है, लेकिन ये एक्सरसाइज में कुछ सम्स ऐसे भी आएंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि एरिया का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम पूछा है। ठीक है, सपोज कि कोई सर्कल दिया है, सर्कल का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है। अब भाई यहां पे तो टाइम के रिस्पेक्ट में तो एरिया कैसे चेंज होगा, तो टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस चेंज हो रही है, रेडियस के रिस्पेक्ट में एरिया चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहां पे चेंज रूल लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो क्वांटिटी दो टाइप की हो सकती है। क्वांटिटी अगर हम देखने जाए तो दो टाइप हम इसके कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली डिपेंड ऑन पैरामीटर, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन पैरामीटर, और क्वांटिटी अगर दूसरे टाइप की है तो वो भी इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन पैरामीटर। इनडायरेक्टली वो पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। जैसे कि डायरेक्टली का तो मैंने यहां पे एग्जांपल दे दिया, जैसे कि डीए अपॉन डीआर, एरिया का विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, एरिया विद चेंजिंग ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, डायरेक्टली हमें दिया होगा, इसमें कोई दूसरा चेंज नहीं किया होगा। बट इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन पैरामीटर का मतलब यह है कि डीए अपॉन dt, चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आपको पता है कि सर्कल में टाइम तो आता नहीं है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो केस में हमें चूज करना है चेन रूल को। अब चेन रूल इसमें किस तरह से अप्लाई होगा, तो इसके लिए एरिया चेंज हो रहा है रेडियस के रिस्पेक्ट में, एरिया इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, एंड
radius is changing with respect to time. So indirectly we can find the rate of change of area with respect to time. That is our answer. ठीक है? So इस तरह के भी फंक्शंस हो सकते हैं जो कि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में समझना है. ठीक है? एक एग्जांपल हम लेते हैं जिसके ऊपर से इसका ज्यादा हमें आइडिया आएगा. सपोज कि हमें ऐसा पूछा हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज, find the rate of change of area of a circle, find the rate of change of area of a circle with respect to its radius when r equal to 3 सेंटीमीटर. ठीक है? कोई भी वैल्यू दी होती है, जरूरी नहीं है कि 3 हम ले सकते हैं. मैटर ये करता है कि इसमें क्वेश्चन में वर्ड्स क्या लिखे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, राइट. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दैट मींस कि dA अपॉन एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस. दैट मींस फाइंड क्या करना है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस. अब सर्कल की बात यहां पे की है तो सर्कल का एरिया भी तो आपको पता होना चाहिए. सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आर चेंज हो रही है. तो डी अपॉन डी आर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम करेंगे. अब पाई तो मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो वो एज इट इज ही रहेगा. तो मतलब पाई एज इट इज रहेगा. आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर होता है तो वो हो जाएगा 2r. दैट मींस कि ये हो गया 2 पाई आर. तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये इसकी पैरामीटर हो गई है, पैरामीटर के फॉर्मूला के साथ रिलेट करता है, वो इक्वल ही है. बट ये डीए अपॉन डी आर मतलब कि चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम है. अब ये वैल्यू हमें फाइंड कब करनी है, व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर. So we are going to find dA upon dr when r equal to 3. So इसमें हम r equal to 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे. दैट मींस कि ये मिलेगा 3 to the 6 पाई. अब यहाँ पे आप पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की है तो हम नहीं करेंगे. पाई को एज इट इज आंसर में लिखेंगे. अगर एमसीक्यू में आपको पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर पॉइंट में दिया है तो आप उस तरह से फाइंड कर सकते हैं, नो इश्यू. ओके. अब इसका यूनिट कैसे लिखना है आपको, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, क्वांटिटी है, तो इसका यूनिट हमें लिखना पड़ेगा. यूनिट हम इसका कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए यहां पे देखना है कि हमने फाइंड क्या किया, डीए अपॉन डीआर. दैट मींस की चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस. सो एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर. एरिया इज मीटर स्क्वायर. सपोज की सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. और रेडियस मेजर होती है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर. दिमाग में ये मत लाना कि सर सेंटीमीटर सेंटीमीटर काट दो सेंटीमीटर रहेगा, नहीं, गलत है ये, क्योंकि हम चेंज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग क्वांटिटी कर रहे हैं. तो ये ही यूनिट आपको रखना है. ठीक है. सो इस तरह से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी हम फाइंड कर सकते हैं. मेथड ये है. समझ में आई. अब एक इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, इनडायरेक्टली किस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं. सो यही क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन, या फिर कंडीशन इसकी चेंज कर देते हैं, द रेडियस ऑफ अ सर्कल चेंजिंग 3 centimeter per second, changing at the rate of 3 centimeter per second. Then find the change of rate of area with respect to time
व्हेन r इक्वल टू कोई भी वैल्यू ले ले 9 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड करना है, बट कंडीशन दी है क्या, रेडियस इज गोइंग टू चेंज विद एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये चीज क्या दी है भाई, ये हमें क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर कुछ भी दिमाग में नहीं आता ना तो उसका यूनिट देख लो आप, सेंटीमीटर पर सेकंड है। सेंटीमीटर किसका, कोई लेंथ का यूनिट है। अब सर्कल में लेंथ तो एक ही होती है, वो क्या होती है उसकी रेडियस, और सेकंड है तो मतलब टाइम है। तो मतलब कहीं ना कहीं r के रिस्पेक्ट में t दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं dr अपॉन dt। ठीक है, सो हम इसको लिख सकते हैं dr अपॉन dt, और ये होने वाला है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब एरिया की बात करें तो एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब इसको हमें सॉल्व करना है डी ए अपॉन डी टी से, बिकॉज एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें पूछा है, और इसका हमें फॉर्मूला चेंज रूल का पता है, डी ए अपॉन डी आर एंड डी आर अपॉन डी टी। नाउ डी ए अपॉन डी आर ऑलरेडी हमने किया हुआ है, यहाँ पे 2 पाई आर आता है, पता है हमें, तो 2 पाई आर हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू भी पता है, वो 3 लिख देंगे, 3 टू होगा 6 पाई आर। बट ये चीज कब फाइंड करनी है, व्हेन आर इक्वल टू 9। सो डी ए अपॉन डी टी व्हेन आर इक्वल टू 9 इज 6 पाई, आर की वैल्यू 9 लिखे, 9 सिक्सा होता है 54 पाई। यूनिट लिखना है इसका, एरिया का मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर में दिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये वैल्यू इसका रेट ऑफ चेंज का होगा। ठीक है, सो इस तरह से हम इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं। अगर रेडियस के रिस्पेक्ट में दिया है तो उस तरह से होगा, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है तो उस तरह से होगा। ठीक है, पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन किस तरह से उसका हम रेट चेंज कर सकते हैं वो हमने आज के लेक्चर में सीखा है। ठीक है, इसके साथ साथ ये एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक उसके फॉर्मूलाज। कौन से फॉर्मूलाज, जो आप 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जो फॉर्मूलाज आप सीख चुके हो, वो फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूलाज से, सर्कल का एरिया था, फिर कोन का एरिया था, क्यूबॉइड का एरिया आता था, टोटल सरफेस एरिया होते हैं, उसमें लेटरल सरफेस एरिया होते हैं, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, और उसका वॉल्यूम सिलेंडर का, या फिर कोन की कुछ क्वांटिटीज आती है। ठीक है, सो ये फॉर्मूलाज आपको कंपलसरी याद रखने होते हैं, तो ही ये एक्सरसाइज 6.1 जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं, वो तब ही आप कर पाओगे अच्छे से जबकि आपको वो फॉर्मूला पता होगे तो। ठीक है, तो कंपलसरी वो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। फॉर्मूला का लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, वो फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, तो ही आप इसको अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, और फॉर्मूलाज नेक्स्ट लेक्चर तक आपको लर्न हो जाने चाहिए। ओके।